तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, ये जो हमारी इकॉनमी की घटना चक्र की जो सीरीज़ चल रही थी, ये उसका तीसरा वीडियो है दोस्तों। ये हम यहाँ पे अपने तीसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम दोस्तों अपने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों थैंक्स, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े और मैंने देखा कि कमेंट से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, समझ में आया कि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। देखिए दोस्तों, जब आप लोग कमेंट करते हो ना कि सर और भी चीज़ें लाइए या और भी इस पे सीरीज़ बनाइए या बुक को कंप्लीट कर दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और शायद यही कारण है कि आज मैं समय निकाल के इसको पूरी सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इधर बीच क्या है कि न्यू ईयर तक मैं फ्री हूँ, तो पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट इस पर मैं कम से कम 10 टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ। ये तीसरा वीडियो है, ये 3 दिन के अंदर अंदर 7-8 टॉपिक और आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स माई प्रॉमिस, बस आप लोग अपना प्यार सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिए, सहयोग करते रहिए, ठीक है दोस्तों। आइए ज़्यादा ना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए फिर दोस्तों, यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें तो हमारे स्क्रीन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, पहले मैं पेन को सिलेक्ट कर लूँ। हाँ, ये रेड कवरेज ज़्यादा सही है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को अगर कंटेक्स्ट में यहाँ पे देखें क्या इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग में इंडिया के, तो पहला कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंड द पावर प्रेजेंस रिस्क ऑफ दैट बैंक इज गोइंग टू अ लोन। अच्छा, सेकंड क्या है, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू अ लोन। अच्छा, तीसरा, द higher a borrowing film level of the interest coverage ratio, the worst is its the ability to service its debt। अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड है, जैसा शुरू से करते आए हैं, आईएएस प्री 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। डिटेल में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, एक तरीके का डेप्ट रेशियो है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, यूज टू मेजर इजली रिस्टोर। अच्छा, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा मैं रफ कर दूं। हाँ, अब क्या किया जाता है, यूज टू मेजर हाउ इजिली अ फिल्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग डेप्ट। अच्छा, मतलब क्या है कि डेप्ट पे किस तरीके, आउटस्टैंडिंग डेप्ट पे किस तरीके का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आईसीआर इज समटाइम्स कॉल्ड द टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। अच्छा, ठीक है। लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफन यूज दिस टू डिटरमाइन। अच्छा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लेंडर्स, इन्वेंटर्स एंड क्रेडिटर्स यूज टू डिटरमाइन अ कंपनी रिस्क रिलेटेड टू द करंट डेप्ट ऑन द फ्यूचर बोरिंग। अच्छा, तो मतलब क्या है कि आप देखोगे जो लेंडर होते हैं या जो इन्वेस्टर होते हैं, जो क्रेडिटर होते हैं, उनके लिए कह सकते हो कि ये एक स्पेसिफिक तरीके का रिलेटिव कंटेंट है, जिसके थ्रू क्या है कि आप देखा जाता है कि फ्यूचर बोरोइंग के लिए आप कितने कारीगर हो, ठीक है। तो ये उस तरीके का डिटरमाइनिंग होता है। देखिए दोस्तों, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको क्या करो, कोशिश करो कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसको नोट डाउन कर लिया करो, जो चीजें समझ में ना आए, ठीक है। देखिए, हर चीज को तो वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, पर मैं जितना कोशिश कर सकता हूं आपको बता सकता हूं, उतना मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स S4A। अच्छा, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये 2017 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम की न्यूज जो रही हो, उस टाइम तो दोस्तों मैंने तैयारी भी नहीं स्टार्ट की थी, तो मुझे क्या पता, पर हाँ अब दिया है तो एक बार देख लेते हैं, माइट भी पॉसिबल हो जाए। पहला, इट इज अ प्रोसीजर फॉर कंसिडरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, एक तरीके का इकोलॉजिकल कॉस्ट का प्रोसीजर है जो गवर्नमेंट लाई है। अच्छा, सेकंड क्या है, इट इज द बिग ऑफ द आरबीआई फॉर रिवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जीनियन डिफिकल्टीज। अच्छा, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि इट इज द डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर। अच्छा, क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है। चौथा क्या है कि इट इज द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बैंकरप्ट कोड रिसेंटली इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इज द स्कीम ऑफ द आरबीआई फॉर रिवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग द जीनाइन डिफिकल्टीज। अच्छा, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इसको पहले इरेज कर दें। इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस 13 July 2016 the scheme for the sustainable structures for the stressed asset to offer an adequate financial restructures opportunities to large borrowers and facing genuine difficulties। अच्छा, तो आप देखोगे ये किस लिए लाया गया था, डी फाइनेंसिंग रिस्ट्रक्चर की अपॉर्चुनिटीज को, ताकि जो लार्ज बोरर्स है उनको जो फेसिंग डिफिकल्टीज हो रही है उसमें ना हो। अच्छा, इस स्कीम का एम क्या था, द एम क्या था, स्ट्रेंथन द लेंडर्स एबिलिटी टू डील विद द लार्ज स्ट्रेस फेसिंग
genuine hardship and offer the realistic chance for reworking the financial structure for the such entities। तो वही वाली बात है दोस्तों कि आप देखोगे कि किस तरीके से जो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आप देखोगे जो लैंडर्स वगैरह हुआ करते थे ना, क्या होता था कि जो एक स्ट्रेस एसेट इनके पास पड़ा था ना, स्ट्रेस एसेट मतलब समझते हो दोस्तों, स्ट्रेस एसेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए एक रियलिस्टिक चेंजेस है ना, रियलिस्टिक चेंजेस इन द सेंस समझने की, जैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए आप देखोगे कि सपोज करिए कि कोई भी कंपनी डेप्ट में है, तो जब डेप्ट में है तो उसके बाद डेप्ट में होने के बाद जो कंपनी का मतलब समझिए कि कैश फ्लो होगा ना, वो एक तरीके से प्रॉपर्ली रुक जाएगा। तो चूंकि वो तो जाहिर सी बात है डेप्ट में आ चुकी है, तो जब वो कंपनी डेप्ट में आ चुकी है तो जो कैश फ्लो रुक जा रहा है, तो उसी के तरीके से देखिए पैसा मार्केट में आना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा पैसा मार्केट में आ गया तो क्या होगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी, और जरूरत से ज्यादा अगर कम हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये उसी चीज को टैकल करने के लिए ये लाया गया था, आरबीआई का स्ट्रक्चर था। हालांकि दोस्तों इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, पर अब आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी यहाँ पे जान गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटरक्रेटर आर्गुमेंट साइंड बाय द इंडियन बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। अभी 2019 का क्वेश्चन है, क्या है कि आप देखोगे इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट जो कि इंडियन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने साइन किया, इसका मेन पर्पस क्या है। पर्पस ऑप्शन ए, to lessen the government of India perennial burden of the fiscal deficit and the current account deficit। second क्या है, to account support the infrastructure projects of the central and the state government। third क्या है, to act as a independent regulator in case of applications for loan of 50 crore or more। चौथा क्या है, to aim of the faster resolution of the stressed asset or the 50 crore or more which are under the consumption lending। इसका ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन 4, to aim the faster resolution stressed asset the 50 crore or the more under कंसोटेरियम लेंडिंग। देखिए दोस्तों एक चीज याद रखना, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऑप्शंस जो होते हैं वो पॉसिबिलिटी है कि ऐसी चीजें रिपीट ना हो, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान के चलिए 4-5 चीजें आप जब कोई भी पढ़ते हो एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन की चीजें जो आती है ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, जस्ट मिनट्स में पहले मैं कलर चेंज कर दूं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट शख्स क्या है, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कल को अगर क्वेश्चन बनना हो ना दोस्तों, तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट किस प्रोजेक्ट का पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। और किसने सजेस्ट किया था, सुनील मेहता कमेटी। यूपीपीसीएस में तो देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या इसका मेन मोटिव है, आप देखोगे कि 23 जुलाई 2018 में लगभग 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे और 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे और 32 फॉरेन बैंक्स थे जिन्होंने आईसीए को साइन किया, क्या कि एक रिजोल्यूशन पास हुआ स्ट्रेस एसेट की तरह। दिस एग्रीमेंट वाज आल्सो साइंड बाय द 12 मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक द एलआईसी, एचडीसीओ एंड अमंग अदर्स। आईसीए कवर्स, अच्छा दोस्तों आप ये बताइए, ये क्वेश्चन में नहीं है पर इसको आप सर्च करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि एलआईसी का आईपीओ किस ईयर में जारी हुआ था, ठीक है। और इतना बताओ मुझे कि किसी भी कह सकते हो कि कंपनी को शेयर मार्केट में अगर उतारना है, हालांकि दोस्तों इस किताब में नहीं दिया है, आप पढ़े होगे अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किसी भी कंपनी को अगर शेयर में उतरना है तो कितना % उसको अपना शेयर का आईपीओ जारी करना पड़ता है जनता के लिए, तब वो शेयर मार्केट में स्टैंड करती है, और क्या उसकी ड्यूरेशन होती है। चलिए अच्छा ड्यूरेशन में बता देता हूँ 3 साल, लेकिन 3 साल के अंतराल में उसको कितना % अपनी कंपनी का शेयर मार्केट में उतारना पड़ता है फॉर आईपीओ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बताइएगा मुझे। अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चौथा क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग ऑफ द स्टोरेज पेमेंट सिस्टम डेटा पॉपुलरली नोन एज द डेटा डिक्कट कमांडिंग द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। अब देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये 2018 के क्वेश्चन है, हालांकि इस चीजों की मुझे भी नॉलेज नहीं है, तो माइट भी पॉसिबल हो सकता हो कि थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्सप्लेनेशन को। देखिए पहले के जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया जल्दी जल्दी, क्यों, क्योंकि वो चीजें मुझे पता थी। अब इसमें क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा मुझे भी ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़े ट्रिकी है, इसलिए यहाँ पे समझ के करेंगे, जल्दी मत ज्यादा वो जल्दी में मत आइएगा, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो डायरेक्टिव रिलेटिंग था स्टोरेज ऑफ द पेमेंट डेटा को लेके, उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें हैं। पहला क्या है कि दे शॉल एंश्योर द एंटायर डेटा रिलेटिंग टू द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर द स्टोर्ड इन द सिस्टम ओनली इन इंडिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, दे शॉल एंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अच्छा ठीक है। तीसरा क्या है कि दे शॉल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कैग ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर। ठीक है दोस्तों,
पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। मतलब क्या है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो आप देखोगे ये 2019 का है, कि स्टोरेज ऑफ द पेमेंट डेटा सिस्टम के कंटेक्स्ट में उसको बेसिकली नोन किया गया डेटा दिक्कत कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड। ये प्रोवाइडिंग का काम क्या करता था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये मुझे जानकारी नहीं, इसलिए पहले मैं इसको डिटेल को देखूंगा, ठीक है। डिटेल क्या है आप देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टोरेज ऑफ द पेमेंट डेटा 6 April 2018, the directive commanded the payment system provide that they shall ensure that the entire data relating to the payment system operated them are stored in India only in India। अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कमांड था पेमेंट सिस्टम का, वो जो एंटायर डेटा था रिलेटिंग पेमेंट सिस्टम का, वो बेसिकली स्टोर खाली इंडिया में हो, ठीक है। तो क्या समझे आप देखोगे स्टोरेज पेमेंट सिस्टम जो डेटा 6 अप्रैल 2018 को आया था, ये किस कंटेक्स्ट में आया था कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट का जो स्टोरेज डेटा है वो सिर्फ इंडिया में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई कर रहा है ना, तो आरबीआई का काम इंडिया के रिलेटेड होगा, ठीक है। हमने ये चीज समझा। अब इसके नीचे आप देखोगे क्या लिखा है, द डेटा शुड इंक्लूड द फुल एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कैरिड प्रोसेस एज अ पार्ट ऑफ द मैसेज पेमेंट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसका काम क्या था कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, प्रोसेसिंग जो भी होगा, डेटा कलेक्ट होगा इंफॉर्मेशन का, उसको स्टोर करना, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स द सिस्टम प्रोवाइड शॉल सबमिट द system audit report on completion of the above requirement and the audit should be conducted by the CRT in implant auditors। अच्छा, the SR should be submitted to the Reserve Bank not later than the 31 December 2018। thus the statement 3 is incorrect। अच्छा, स्टेटमेंट को बाद में देखिए, पहले समझने की कोशिश करिए। On the other hand, the statement 2 is also incorrect because it is necessary that the systems are owned and operated by the public sector enterprises। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझने की बातें हैं? पहली चीज यहाँ पे समझने की क्या बात है कि द सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जब इस डेटा को कंपाइल कर देगा, तो कंपाइल करने के बाद इसको कॉन्टेक्ट करेक्ट करेगा सीआरटी एंड इम्प्लांट ऑडिटर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट इज जनरली ऑडिट एंड कंडक्टेड बाय सीआरटी इम्प्लांट ऑडिटर्स। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट कल को ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये अगर घुमा फिरा के प्रूफ लिया, तो मैं दावा करता हूं कि 90% लोगों को नहीं पता होगा कि ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय सीआरटी इम्प्लांट ऑडिटर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच कमिटी हैज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट द कैशलेस ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब ये देखिए दोस्तों, क्या है, बीपीएससी का सवाल है। आप देखोगे कि इसमें क्या है कि कौन सी कमेटी ने इंडिया को जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए बूस्ट किया। नचकेत मोरे कमेटी, शांता कुमार कमेटी, एचआर खान कमेटी, नीरज कुमार कमेटी, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या है, नीरज कुमार कमेटी ने किया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, कब किया था। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन आया था, शायद नवंबर में हुआ था। अब तारीख मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है दोस्तों। नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई कमेटी बनाई, जो नीति आयोग के सीईओ थे उस समय अमिताभ कांत। उन्होंने इसको एक स्ट्रेटेजिकली ट्रांसफॉर्म इंडिया को, जो करंट टाइम चल रहा था, उसको कैशलेस बनाने की पूरी कोशिश की थी। किसकी सिफारिश पे? नीरज कुमार गुप्ता कमेटी की सिफारिश पे। अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप एसएससी की भी तैयारी करोगे, छोटी मोटी चीजों की भी तैयारी करोगे ना, तो इतना नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है। क्या ये नॉलेज कि आप ये बताइए कि जो करंट टाइम में अपनी गरीबी रेखा की दर है, वो किस कमेटी के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। छठा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अच्छा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो टर्म है, इसको समटाइम न्यूज, कब का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्या है कि 2018 का प्री का सवाल है। हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, पर देखते हैं शायद इसमें से हम क्या चीज समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि द इंसेंटिव गिवन बाय द बैंक टू अ मर्चेंट एक्सेप्टिंग द पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पेनिट्रेटिंग टू द बैंक। देखिए दोस्तों, मर्चेंट डिस्काउंट रेट की क्या यहाँ पे बात है। कैशलेस का भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके बाद ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट का क्वेश्चन है। 2018 में आप देखोगे पेटीएम करो, भीम यूपीआई आ चुका था। आप देखोगे कि सबसे बड़ा क्या दिक्कत था कि जो मर्चेंट्स थे जिनके अकाउंट में पैसे जा रहे थे, हम जैसे फोन पे गूगल पे करते थे, तो कुछ ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस काट रहा था उस पैसे को उनके अकाउंट में लेने के लिए। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। द इंसेंटिव गिवन बाय द बैंक टू मर्चेंट फॉर द एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू द डेबिट कार्ड्स पेनिट्रेटिंग टू द बैंक, पहला ऑप्शन। दूसरा, द अमाउंट पेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, उसके बाद द चार्ज ऑफ द मर्चेंट बाय द फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर हिज कस्टमर थ्रू द डेबिट बैंक कार्ड। देखिए, जो मैंने आपसे बोला ना
कि द चार्ज ऑफ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड। मतलब क्या है कि जो अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, पहले वाला कैशलेस सिस्टम को लेकर था, ठीक है। कैशलेस सिस्टम में आप देखोगे उसके बाद यहां पे क्या है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट की यहां पे क्वेश्चन की क्या किस चीज से रिलेटेड बात है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट का जो क्वेश्चन का रिलेटेड है, ये जो नॉमिनल फीस होती थी जो बैंक चार्ज करता था किसी भी पेमेंट को एक्सेप्ट करने को लेकर, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए, ये उससे कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देयर इज ऑप्शन 6, छठा ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब सातवें क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। अच्छा, एटीएम का लिंक किससे है, इंडियन बैंक एसोसिएशन से, या नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड से, या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आप देखोगे दोस्तों कि भीम जो है, भीम ऐप पे आपने देखा होगा कि बगल में एनपीसीआई लिखा रहता है, देखा है कि नहीं देखा है, तो ये उसी से रिलेटेड है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए दोस्तों, इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या डिटेल में देखेंगे, यहां पे डिटेल में देखने लायक ये है कि द नेशनल फाइनेंशियल स्विच वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड बाय द आरबीआई इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट एंड द रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी आईडीआरबीटी इन 2004 विथ द गोल ऑफ इंटरकनेक्टिंग द एटीएम इन कंट्री। अच्छा, आप देखोगे कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो कि आप देखोगे पहले डिजाइन किया गया, बाद में उसको आरबीआई की इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने 2004 में डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद क्या इनका कोशिश था कि जितने भी देश के एटीएम है उनको इंटरकनेक्ट करना। उसके बाद एनएफएस ने, जो कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच था, उसने एक कॉमन नेटवर्क पेमेंट बैंक बनाया, कॉर्पोरेशन बनाया, जिसको एनपीसीआई बोला जाता है, फ्रॉम आईडीआरबीटी 2009, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, सी। अब ऑप्शन 8 को यहां पे देखेंगे, क्वेश्चन 8 को देखेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई से ही रिलेटेड है। एनपीसीआई हेल्प इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। अच्छा, सेकंड क्या है, एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपए अ कार्ड पेमेंट स्कीम। अच्छा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सबसे करेक्ट स्टेटमेंट बोथ एंड है। पहला क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इसने प्रमोट किया, और दूसरा आपने देखा होगा जो रुपए के कार्ड आते हैं ना, डेबिट कार्ड, आप सभी के पास होगा, मोस्टली लोगों के पास होगा, आप देखोगे कि उसको क्या था, एनपीसीआई ने लाया था, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमने बहुत देख लिया, इसको यहाँ पे हम नहीं देखेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे 9वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यूपीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि यूपीआई के कॉन्सिक्वेंस में कौन सी यहाँ पे बातें सही हैं। मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा, उसके बाद डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट द 2 डिकेड्स। अच्छा, एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज द। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द सब्सिडीज टू द पुअर पीपल विल बिकम वेरी एफिशिएंट। ऑप्शन क्या है इसका सही, मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, 2017 का है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, एमपीपीसीएस में बन जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई फॉर फैसिलिटेटिंग द इंटरबैंक ट्रांजैक्शन थ्रू द मोबाइल फोन। अच्छा, देखिए दोस्तों, आपको अगर याद हो, यूपीआई का जो पहला इंटरफेरेंस था ये किस चीज से रिलेटेड था। यूपीआई का बेसिकली काम था बैंक टू बैंक को लिंक करना, कि हम एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे को भेज रहे हैं, तो इसमें कहीं मनी वॉलेट की तो बात ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या बात है कि द मोस्ट लाइकली consequence ऑफ द implementing यूपीआई इज द मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट बिकॉज द कस्टमर मोबाइल नंबर इज डायरेक्टली लिंक टू द मोबाइल बैंक यूजिंग द बैंक कस्टमाइज्ड ऐप। तो वही वाली बात है दोस्तों कि मोबाइल वॉलेट में पैसा हो या ना हो, उसके बावजूद भी क्यों, क्योंकि यूपीआई तो बैंक अकाउंट से लिंक है, तो पैसा वहीं से कटेगा, ठीक है। अब 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉरी 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है, बिटकॉइन से ही रिलेटेड है। बिटकॉइन तो दोस्तों अगर हम भी चाहते तो खरीद लेते, तो आज राजा ही होते। आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, जिस समय ये 2000 या 3000 का बिटकॉइन था ना, उस समय मेरे एक फ्रेंड ने परचेस किया है, उसके पास 4 या 5 उस समय बिटकॉइन थे, और जब ये 30,000 या 35,000 रुपए का हुआ था ना, तब उसने सेल किया था। अब आप जान सकते हो कि आज बिटकॉइन की क्या कीमत है। तो आप सोच सकते हो कि 3000 रुपए का उसने लेके 35,000 या 32,000 रुपए में एक बिटकॉइन था, उसने 4 बिटकॉइन या 5 बिटकॉइन खरीदे थे। तो आप सोचिए, अगर वो उस टाइम न सेल करता, और अगर आज एक बिटकॉइन की कीमत करंट टाइम में 18 या 15 लाख रुपए है, बीच में तो 50 लाख चला गया था 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, अगर उस टाइम उसने सेल किया होता तो 4 बिटकॉइन यानी 2 करोड़ रुपए। तो सोच सकते हो आप दोस्तों कि ये कितना रातों रात राजा बना सकता था। खैर छोड़िए, वो बात की बातें हैं। विद द रेफरेंस टू द बिटकॉइन समटाइम्स seen in the news, which of the following statement are the correct? Bitcoin are tracked by the central bank of the countries. अच्छा, anyone with a Bitcoin address can send and receive Bitcoins from anyone else from the Bitcoin address. अच्छा,
बिटकॉइन के रिलेटेड में क्या पे यहाँ पे न्यूज सही है, और ऑनलाइन पेमेंट कैन सीन विदाउट आइदर द नोन द आइडेंटिफाइंग टू द अदर्स। अच्छा ठीक है, अब बिटकॉइन के रिलेटेड क्या यहाँ पे बातें हैं कि या तो सेंट्रल बैंक की कंट्रीज इसको ट्रेस करेंगी, ट्रैक करेंगी। दूसरा, बिटकॉइन का जो एड्रेस है कैन बी सेंड और रिसीव फ्रॉम द एनीवन एल्स विद द बिटकॉइन एड्रेस। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट कैन सेंड विदाउट आइदर साइड फ्रॉम द आइडेंटिफाइंग टू ईथ। तो कौन सी बात है, तो मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। ऑप्शन बी सही क्यों है? क्योंकि एड्रेस जानना मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट कैन नॉट बी साइड आइदर साइड, एक दूसरे की आइडेंटिटी को जाने बगैर आप नहीं सेल कर सकते। ठीक है, सेंट्रल बैंक का तो इस पे कोई सिकंजा था ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जिस चीज का एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होता है मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी देखिए वीडियो जल्दी बनता नहीं है, अब अगर बन रहा है तो जितना मैं डिटेल कवर कर सकता हूं, ये जितना कम समय में ज्यादा चीजें आपको मैं दे सकता हूं उतना मैं करूंगा। ये मेरा पूरा दावा है। इतना याद रखना दोस्तों कि पीसीएस के प्री से पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट की घटना चक्र सीरीज इसी तरीके से डिटेल होलिस्टिक वे में मैं जरूर दूंगा। हाँ, एक आप लोग से सजेशन में जरूर मांगता हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टॉपिक ऑफ द डे करके एक वीडियो बनाया करूं जिसमें पर डे मैं 2-3 टॉपिक को एक्सप्लेन किया करूं फॉर रिवीजन पर्पस, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, ज्योग्राफी से हो, तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करूंगा। पीपीटी बनाना ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, ये सारी चीजों को भी करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, अपना प्रोफेशन भी मुझे देखना है और साथ साथ मैं तैयारी भी करता हूँ। तो जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं समय दे सकता हूँ उतना मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको एज अ पार्ट टाइम रखा है, फुल टाइम मेरा ये काम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग जरूर मुझे मोटिवेट करोगे, कमेंट करोगे, अपने सुझाव करोगे, आप लोग की कमेंट की वजह से ही मैं यहाँ पे दोबारा एक्टिव हुआ हूँ, बता रहा हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं जरूर टॉपिक ऑफ द डे करके पर डे 3 टॉपिक, 2 टॉपिक रिविजन के पर्पज से देना शुरू करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। करेंसी विद द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड द टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। अच्छा, क्या है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड टाइम डिपॉजिट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड द बॉर्ड मनी M3 इन इंडिया यूपीपीसीएस में 2008 में? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है दोस्तों कि आप देखोगे आरबीआई पब्लिश फिगर्स फॉर द 4 अल्टरनेटिव मेजर्स फॉर द मनी सप्लाईज M0, M1, M2 एंड M3। M3 को क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या जानने लायक बातें हैं। M3 इज नोन फॉर द बॉर्ड मनी। बॉर्ड मनी क्या होता है? बॉर्ड मनी इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई एंड नेट डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक इज इक्वल्स टू M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस नेट डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ये दोस्तों किसका टॉपिक है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप देख सकते हो दोस्तों कि आपको ये एक सवाल इससे मिल गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2008 का क्वेश्चन है, फिलहाल अभी आने की उम्मीद तो बहुत ही कम है, पर हाँ अगर किस्मत खराब होगी तो आ ही जाएगा। द सम ऑफ द फॉलोइंग constitutes broad money in India: currency with the public, demand deposit in India, time deposit with bank and other deposits with the RBI. Choose the correct option। वही वाली बात है, पहला क्या है? करेंसी विद इंडिया, डिमांड डिपॉजिट विद इंडिया, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट। ऑप्शन क्या सही है? 1, 2, 3 पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन वही वाली बात है, 97 में आया था दोस्तों। अब 2020 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले 16वें क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया इज डिफाइंड एज ब्रॉड मनी प्लस अपॉन बेस मनी, उसके बाद ब्रॉड मनी प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व मनी, थर्ड रिजर्व मनी प्लस बेस मनी प्लस रिजर्व। इसका ऑप्शन देखने से पहले उस चीज को समझो। ब्रॉड मनी को मैंने पहले ही आपको बता दिया था, M3 इज इक्वल्स टू ब्रॉड मनी। ठीक है, टू द स्टॉक ऑफ द हाई पावर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व मनी, सॉरी बैंक ने, माफी चाहता हूं दोस्तों, M3 अपॉन M0 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका? ब्रॉड मनी अपॉन रिजर्व मनी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट: डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम सेविंग डिपॉजिट ऑफ बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, करेंसी। ठीक है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, सेविंग डिपॉजिट। सीक्वेंस क्या है? वही वाली बात है, शुरुआत टाइम डिपॉजिट से होगा, फिर तीसरा सेविंग डिपॉजिट से होगा, फिर उसके बाद डिपॉजिट विद बैंक एंड करेंसी। ये सारे को मैं एक्सप्लेनेशन ऊपर भी दे चुका हूं, तो दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, ब्लैक मनी क्या होती है? इट इज एन इलीगल करेंसी, इट इज एन फेक करेंसी। डर्टी बैड मनी, इट इज एन इलीगल इनकम विच इनकम टैक्स इज नॉट टू बी पेड। ठीक है, ये हो गया, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देखूंगा, ये सब फालतू चीजें, मतलब इतना तो पता ही होगा आपको। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन CRR इन द रेशियो। मतलब आप देखोगे कि इकोनॉमी की इंक्रीजेस अगर बढ़ रही मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से क्या है, क्या चीज बढ़ रहा है? CRR रेशियो,
स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो या बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल या पॉपुलेशन? क्या है इसमें? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि बैंकिंग का ये जो चीज होता है ना, जैसे SLR, CRR, ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ा घुमा देती हैं। घुमा क्या देती है मतलब ये कि थोड़ा सा इंसान को एक तरीके से भूल जाते हैं। तो द मनी मल्टीप्लायर डिस्क्राइब हाउ इट एन इनिशियल डिपॉजिट लेड टू द ग्रेट फाइनल इंक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई। अच्छा ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या डिस्क्राइब करता है कि हाउ एन द इनिशियल डिपॉजिट लेड टू अ ग्रेटर फाइनल इंक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई। मतलब किस तरीके से जो इनिशियल डिपॉजिट है उससे क्या है कि कितना ज्यादा ग्रेटर सप्लाई इंक्रीज किया है। इट आइडेंटिफाइज द रेशियो ऑफ द डिक्रीज सप्लाई इन रिलेशन टू द commensurate decrease or increase in deposit and increase in the banking habit of the population will lead to the more deposit in banking system। अच्छा यहां तक समझे होंगे। अब यहाँ पे मेन काम देखिए, कैश रिजर्व रेशियो और SLR का क्या काम है। कैश रिजर्व रेशियो और SLR डिक्रीज द मनी मल्टीप्लायर व्हाइल द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डज नॉट नेसेसरी लीड्स टू इंक्रीज इन बैंकिंग डिपॉजिट मल्टीप्लायर। देखिए दोस्तों, ये जो टर्म होते हैं ना CLR SLR, ये चीज RBI का टूल है। RBI का टूल इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे टॉपिक नहीं है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। CRR और SLR का क्या काम होता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है कि आप देखोगे कि ये जो मनी का मल्टीप्लायर है ना, इसको ये डिक्रीज का काम करा, और इवन आप देखोगे कि किस तरीके से बैंक के जो डिपॉजिट है ना उसको ये बढ़ा रहा है। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जब बैंक के पास पैसा होता है तो बैंक RBI को कुछ दर पे अपना इंटरेस्ट पे, अपने कुछ इंटरेस्ट पे RBI को पैसा देता है रखने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो का टूल इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, सारी चीजें तो यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, पर हाँ अगर आप कहोगे होलिस्टिक वे में जितना जाने को, अच्छा रुकिए, जब रिवीजन की सीरीज लाऊंगा ना तो उसमें ये सारे टूल को मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। पेपर करेंसी कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1862 में। ठीक है। When did the नया पैसा इंट्रोड्यूस इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज बिकम पैसा? कब आया था नया पैसा इंट्रोड्यूस इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज बिकम पैसा? कब आया था? जून 1964 में। जून 1964 में। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। पैसा वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1957 में लाया गया, जब आप देखोगे डेसिमलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपीज। उसके बाद 1957 से लेकर 1967 तक पैसा वाज द नया पैसा, एंड 1 जून 1964 में द नया वाज अडॉप्ट एंड डिमोनिएशन was named पैसा। पहले नया पैसा था, फिर पैसा आया। ठीक है। उसके बाद ये UPPCS में 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ के क्वेश्चन क्या है, which of the following was not the state objectives? Demonetization in India, reducing in the use of the cash in economy, increase the use of the digital mode of the transaction, expenditure the tax base, increase the growth rate of the GDP। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव था डिमोनेटाइजेशन का? GDP को बढ़ाने को लेके था ही नहीं। ठीक है। क्या हुआ था डिमोनेटाइजेशन में? 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। अच्छा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।